सो हे एवरीवन, और ये HTML की सीरीज़ में अभी हम देखेंगे इमेज टैग के बारे में। ओके, तो इमेज टैग एक बहुत ही बेहतर तरीके से माना जाता है हमारे वेब पेज को और भी रंगीन बनाने के लिए, मल्टीमीडिया डेटा इसके ऊपर डिस्प्ले करने के लिए, इमेजेस ग्राफिक्स डिस्प्ले करने के लिए। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे इमेज टैग के बारे में HTML के अंदर। तो यहाँ पे हेयर आज के कंटेंट हम लिखेंगे, टुडेज कंटेंट इमेज टैग। ओके, तो ये जो इमेज टैग है इसको रेफर किया जाता है IMG से रेफर किया जाता है। ठीक है, तो ये इमेज टैग है, इसका जो फंक्शन है टू डिस्प्ले इमेज ऑन वेब पेज। ओके, तो यहाँ पे वेब पेज के अंदर इमेज डिस्प्ले करने के लिए ये इमेज टैग का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो ये इमेज टैग बहुत बार आपने देखा है वेब पेज के अंदर कि विदाउट इमेज वेब पेज बन ही नहीं सकता। मतलब बन सकता है लेकिन हम वहाँ पे इमेज यूज़ करते हैं जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, और जहाँ पर भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वहाँ पे सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से लुक एंड फील आता है और एक बेस्ट यूज़र एक्सपीरियंस मिलता है। ओके, तो इमेज टैग को किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरह से इमेज डिस्प्ले किए जाती है, ये सारी चीज़ें अभी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो हियर सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक इमेज टैग के बारे में। बेसिक इमेज टैग। ओके, अब बेसिक इमेज टैग। अब बेसिक इमेज टैग में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे IMG लिखना है। इट इज़ इमेज टैग IMG। ओके, और ये सेल्फ कंटेंट टैग है। ओके, मतलब सेल्फ क्लोजिंग टैग है, मतलब उसी के अंदर ही हम इसको स्लैश दे के क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि इसका करस्पॉन्डिंग टैग जैसे IMG इस तरीके से, ये चीज़ नहीं है। ओके, तो यहाँ पे IMG टैग जो है, यहाँ पे इसको स्पेस और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस टैग को लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी चलो इसको किस तरीके से करेंगे हम हमारे इसके अंदर। तो ये VS कोड ऑलरेडी ओपन है, यहाँ पे फाइल है और यहाँ पे मैं लिखूँगा इमेज टैग डॉट HTML फाइल। ओके, और जैसे मैं एंटर करूँगा इसको, ये फाइल बन चुका है। अभी हमें HTML5 चूज़ करना है। HTML5, अभी HTML5 जैसे चूज़ करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट आ जाता है आपका। ओके, तो यहाँ पे हमें इमेज डिस्प्ले करना है तो सिंपली हम इमेज टैग का इस्तेमाल करेंगे इस तरीके से, IMG यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो बाय डिफ़ॉल्ट SRC और अल्ट, ये दो उसके एट्रीब्यूट आ चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम SRC के अंदर कुछ नहीं देंगे, अल्ट के अंदर हम इस तरीके से देंगे वेलकम या फिर इमेज नॉट अवेलेबल। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है देखो। ओके, अब इसका मतलब ये इमेज टैग के अंदर SRC मतलब सोर्स, यहाँ पे कौन सा इमेज आप डिस्प्ले करने वाले हो, यहाँ पे आपको उसका पाथ देना है। ठीक है, और उसके बाद ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट, मतलब अगर ये इमेज अवेलेबल नहीं है इस पाथ के ऊपर तो आपको एक मैसेज दिखेगा कि इमेज नॉट अवेलेबल। ओके, तो चलो अभी मैं इसको रन करके देखता हूँ, और राइट बटन क्लिक करना है इसको, और हेयर ओपन इन डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ चुका है इमेज नॉट अवेलेबल। ओके, तो यहाँ पे इमेज दिख नहीं रहा है और उसके बजाय हमारा जो अल्टरनेट टेक्स्ट दे दिया था ये टेक्स्ट आ रहा है। ओके, अगर आपको लगता है कि अगर इमेज नहीं डिस्प्ले होती है तो आपको कुछ इंडिकेशन देना है, मैसेज देना है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से अल्टरनेट टेक्स्ट के अंदर दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे इमेज को डिस्प्ले करना है, तो देखो मैंने ऑलरेडी एक इमेज यहाँ पे डाउनलोड करके रखी है, ये इमेज। ओके, जिसका नाम दिया है image1.jpg। अब इस इमेज को मैं यहाँ पे लिंक करना चाहता हूँ, तो ये सेम फोल्डर में इसलिए डॉट स्लैश दे दूँगा, और यहाँ पे जो मेरी इमेज है यहाँ पे image1.jpg, इसका पाथ मैं यहाँ पे दे दूँगा, और यहाँ पे कंट्रोल S करके सेव करना है आपको। और जैसे ही आप सेव करेंगे तो ये मैं इसको रन करूँगा रिफ्रेश फिर से, तो यहाँ पे देखो ये हमारी इमेज डिस्प्ले हो चुकी है वेब पेज के ऊपर। ठीक है, ये इमेज हमारी डिस्प्ले अभी हो चुकी है। अब यहाँ पे वो अल्टरनेट टेक्स्ट आपको नहीं दिखेगा, यहाँ पे ये टेक्स्ट तभी दिखेगा जब इमेज अवेलेबल नहीं है तब। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज हमारी डिस्प्ले हो चुकी है। सो राइट नाउ हियर अभी ये हो गया। अभी इमेज टैग, ये तो सिंपल एग्जांपल था हमारा बेसिक इमेज टैग का, जिसके अंदर SRC ये जो सोर्स है, यहाँ पे आपको जो इमेज डिस्प्ले करना है उसका इमेज का पाथ देना पड़ता है, यहाँ पे इमेज पाथ। ठीक है, सो राइट नाउ अभी हम इसके एट्रीब्यूट के बारे में बात करेंगे। एट्रीब्यूट्स, तो एट्रीब्यूट्स मीन्स एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए डिफाइन किया वाला एक उसका एक डेटा होता है, प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम अलग अलग वैल्यू देके उसका बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अभी जो इमेज टैग है इसके अंदर एट्रीब्यूट है विड्थ एट्रीब्यूट, विड्थ। ठीक है, तो आपको लगता है कि ये जो इमेज है आपकी
आपको एक स्पेसिफिक विड्थ के अंदर डिस्प्ले करना है। तो ये विड्थ जो है तो ये पिक्सल में होती है, पिक्सल और परसेंटेज में होती है, परसेंटेज, ठीक है। तो आप पिक्सल या परसेंटेज में से कोई भी दे सकते हो उसको, ठीक है। तो अभी चलो यहाँ पे ये किस तरीके से वर्क होता है। और यहाँ पे दूसरा एक एट्रीब्यूट है इसका, हाइट। तो हाइट जो है, हाइट को भी आप पिक्सल और परसेंटेज में दे सकते हो, पिक्सल एंड और परसेंटेज, इसकी वैल्यू, ठीक है। तो विड्थ पिक्सल और परसेंटेज में दे सकते हो और हाइट भी पिक्सल और परसेंटेज में आप दे सकते हो। तो ये अगर वैल्यू दोगे तो वो एक स्पेसिफिक हाइट और विड्थ के अंदर इमेज हमारा डिस्प्ले होगा। अभी राइट नाउ ये इमेज हमारा इतना बड़ा आ चुका है, ठीक है, ये इमेज हमारा इतना बड़ा आ चुका है। तो इसको मुझे एक स्पेसिफिक साइज में देना है, तो यहाँ पे मैं दे दूँगा हाइट, हाइट देना है मुझे 100 पिक्सल, और यहाँ पे विड्थ देना है 100 पिक्सल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइट और विड्थ एक फ्रेम बनेगा 100 पिक्सल का, और इसके अंदर ये हमारी इमेज फिट हो जाएगी। ओके, तो कंट्रोल एस करना है इसको सेव और फिर से रन करना है। तो ये देखो, ये हमारा हाइट और विड्थ 100 पिक्सल का इमेज सेट हो चुका है इसके अंदर, ठीक है। अगर मुझे इसको थोड़ा बड़ा करना है तो इमेज की हाइट 500 और विड्थ भी क्या करेंगे, 500 करेंगे, ठीक है। और ये कंट्रोल एस करेंगे इसको, और जैसे भी हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ आ चुकी है और उसका इमेज बढ़ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी इतना तो आपको पता चला है। अब यहाँ पे हम परसेंटेज भी दे सकते हैं, जैसे 10% इमेज का परसेंटेज हम 10 दे देंगे यहाँ पे परसेंटेज में। तो इमेज की विड्थ दे तो 10% में आ जाएगी और स्केल में आ जाएंगे, मतलब 10% के हिसाब से ये जो इमेज है हमारी विड्थ 5 पिक्सल एंड 10%, तो उसका एक स्केल जनरेट करेगा और स्केल में इमेज को डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो हियर आप परसेंटेज की जो वैल्यू है कोई भी एक जगह पे ले सकते हो, या तो फिर आप हाइट को दे सकते हो या फिर विड्थ को दे सकते हो। ओके, तो ये दोनों को अगर दोगे तो उतना इफेक्ट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो हियर तो यहाँ पे विड्थ हम 50% अगर देते हैं विड्थ यहाँ पे, और हाइट 10% देते हैं, तो यहाँ पे आपकी इमेज इस तरीके से। तो यहाँ पे परसेंटेज भी वर्क करता है यहाँ पे, तो आप परसेंटेज के हिसाब से भी इमेज का साइज दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो हियर इस तरीके से आप इमेज का हाइट विड्थ एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सो नाउ अभी उसके बाद हमें अगर देना है उसका और एक एट्रीब्यूट है, जैसे कि यहाँ पे कुछ ऑप्शनल एट्रीब्यूट है, टाइटल एट्रीब्यूट। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे टाइटल एट्रीब्यूट के बारे में। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखेंगे टाइटल एट्रीब्यूट, टाइटल, ठीक है। तो अभी टाइटल एट्रीब्यूट के बारे में बात करेंगे। तो टाइटल एट्रीब्यूट जो होता है यहाँ पे, जैसे भी हमारा इमेज है इसके ऊपर हम माउस लेते हैं तो हमें इस इमेज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाना है, तो हम यहाँ पे टाइटल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हियर, ठीक है, तो अभी यहाँ पे टाइटल एट्रीब्यूट जो है यहाँ पे इस तरीके से, अब मुझे कुछ डिटेल देना है इसको। ओके, तो अभी इसको डिटेल देना है मुझे, जैसे कि यहाँ पे मेरा इमेज है, मैं माउस इसके ऊपर लेके जाऊँगा तो यहाँ पे एक टूल टिप आनी चाहिए, ओके, जिसके अंदर मुझे मैसेज दिखना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके की आपको कुछ चीज़ें करनी है, तो आप यहाँ पे इसको टाइटल दे सकते हो, टाइटल, टाइटल जैसे कि दिस इज अ नेचर इमेज, ठीक है। इस तरह से मैंने टाइटल दे दिया इसको, और जैसे भी हम इसको रन करेंगे तो ये माउस जैसे भी मैं इसके ऊपर लेके आऊँगा तो यहाँ पे देखो टाइटल आ चुका है, दिस इज़ अ नेचर इमेज। तो इस तरीके से आप इमेज को एक डिस्क्राइब कर सकते हो किसी टेक्स्ट के और टूल टिप के मदद से। तो इस तरह की फंक्शनलिटी करना है आपको, यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो राइट नाउ अभी हम यहाँ पे देखेंगे हियर, उसके बाद है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइटल एट्रीब्यूट। और एक अच्छा इसके बारे में एक एट्रीब्यूट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपको रियल लाइफ प्रोजेक्ट में इस तरह के काम करना है। एक एट्रीब्यूट होता है यहाँ पे लोडिंग नाम से, लोडिंग, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि इमेज का लोडिंग एट्रीब्यूट क्या करता है, ठीक है। तो अभी ये जो एट्रीब्यूट है, इस एट्रीब्यूट का मेन पर्पज ये होता है कि इमेज हमें लोड करनी है, लेकिन कैसे करनी है। इसकी दो वैल्यू होती है, एक होती है ईगर लोडिंग, ईगर, और दूसरी होती है यहाँ पे लेजी लोडिंग, लेजी। अब ईगर लोडिंग का मतलब क्या है कि जैसे हमारा वेब पेज लोड होता है तो पूरा, तो उसी टाइम इमेज लोड होना चालू होती है। लेकिन लेजी लोडिंग का मतलब क्या है,
अगर ये वेब पेज पूरा लोड भी हुआ है, लेकिन जब तक इमेज हम हमारे स्क्रीन के ऊपर, अगर मान लो कि कोई इमेज बॉक्स नीचे है और स्क्रीन के ऊपर अभी दिख नहीं रहा है, तो जैसे भी हम ऊपर स्क्रॉल करेंगे, जैसे ही हमारी इमेज व्यू पोर्ट के ऊपर आ चुकी है इमेज बॉक्स, तभी वो जाके लोड होगा। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे वेब पेज के अंदर बहुत सारे इमेजेस होते हैं, ओके, लेकिन सारे इमेजेस हमें एक साथ नहीं दिखते। हम जैसे भी जिस व्यू पोर्ट पे जाएंगे, मतलब जो भी इमेज बॉक्स हमारे सामने आएगा, तब जाके उस इमेज लोड होनी चाहिए। तो यहाँ पे लेजी लोडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए लेजिंग लोडिंग का इस्तेमाल इमेज टैग के साथ बहुत अच्छी तरीके से माना जाता है, तो आपको उसको यूज करना है, ओके। क्योंकि ईगर लोडिंग से शुरू में ही पूरा लोड लेता है वेब पेज, लेकिन लेजी लोडिंग में जितना एलिमेंट आप देख रहे हो उसी टाइम उसको लोड किया जाता है। ठीक है, हियर तो इसकी दो पॉसिबल वैल्यू, तो बाय डिफ़ॉल्ट ईगर लोडिंग होता है और आप इसको लेजी लोडिंग बाद में कर सकते हो। ठीक है, तो हियर जैसे कि प्रॉपर्टी मेरी लोडिंग, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ईगर होता है, तो हमें ऐसे ईगर देने की कोई ज़रूरत है नहीं है। अगर आपको चेंज करना है तो आप लेजी दे सकते हैं इस तरीके से। और जैसे भी आप इसको रन करोगे तो ये आपका अभी ये व्यू पोर्ट है, मतलब इमेज अभी दिख रहा है आपका यहाँ पे। ठीक है, तो ये जैसे दिख रहा है ये लोड होगा इमेज, ओके। अगर ये इमेज अगर नीचे गया होता तो ये लोड नहीं होता, जब तक ये ऊपर हम इसको देखते नहीं तब जाके ये लोड होगा। इसी को हम लेजी लोडिंग कहते हैं। ठीक है, और इमेज टैग का और एक इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है यहाँ पे, एट्रीब्यूट का नाम है क्रॉस ओरिजिन। क्रॉस ओरिजिन, ठीक है। अब एक क्रॉस ओरिजिन एट्रीब्यूट है, इसका मतलब होता है क्रॉस ओरिजिन, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि मानो आपका वेब पेज एक साइड से आपने लोड किया और उसके ऊपर किसी दूसरी वेबसाइट की इमेज आप यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हो, या फिर आप किसी दूसरे सर्वर जो डोमेन है उसकी इमेज आपके दूसरे डोमेन के अंदर लोड कर रहे हो, तो इसी को क्रॉस ओरिजिन कहा जाता है। ठीक है, तो मान लो कि आपके वेब पेज के अंदर आपको किसी दूसरे डोमेन का जो इमेज डिस्प्ले करना है, तो उस टाइम क्या होता है कि थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस आते हैं। क्योंकि जो पब्लिक इमेज जो है, मान लो कि आपको लोड करनी है किसी दूसरे साइट की, तो वो इमेज के लोड करने के लिए उस उन्होंने क्या प्रोविज़न किया, उन्होंने सबके लिए अलाउ किया है या नहीं अलाउ किया है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो इसकी क्रॉस ओरिजिन की जो दो वैल्यू होती है यहाँ पे, पॉसिबल वैल्यू है यहाँ पे दो। नंबर एक है क्रॉस ओरिजिन की वैल्यू एनोनिमस, यहाँ पे होता है एनोनिमस वाली। ओके, सो हियर तो जब भी हम एनोनिमस करते हैं इमेज को क्रॉस ओरिजिन, तो यहाँ पे कोई भी हमें क्रेडेंशियल डेटा देने की ज़रूरत नहीं होती है, कुकीज़ सेंड करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसको इमेज जो भी होस्ट हुआ है इमेज ओनर को, ठीक है, तो देयर इज़ नो नीड, बिकॉज वो इमेज पब्लिकली होती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्रॉस ओरिजिन एनोनिमस होता है। लेकिन अगर वो इमेज रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब इमेज एक्सेस करने के लिए आपको पासवर्ड ऑथेंटिकेशन चाहिए, तो वहाँ पे फिर आपको दूसरी वैल्यू देनी पड़ती है यहाँ पे, जैसे कि एनोनिमस के जगह आपको देनी पड़ती है यहाँ पे यूज क्रेडेंशियल्स। ठीक है, ये वैल्यू आपको क्या करनी है, यूज़ करनी पड़ती है। ठीक है, तो यूज क्रेडेंशियल का मतलब होता है कि आपको फिर इमेज लोड करने के लिए HTTP ऑथेंटिकेशन के अंदर कुछ टोकन पास करना पड़ता है, या फिर कुकीज़ का डेटा पास करना पड़ता है, तब जाके वो इमेज क्या होती है, लोड होती है। ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका होता है एनोनिमस, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा क्रॉस ओरिजिन, जिसकी दो वैल्यू होती है एनोनिमस एंड क्रेडेंशियल, यूज क्रेडेंशियल। तो एनोनिमस जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट ये पब्लिकली होता है, मतलब देयर इज नो नीड टू एक्सेस द इमेज। ओके, एनोनिमस के बारे में, ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे ये तो कोई क्रॉस ओरिजिन है ही नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेम फाइल से दिया, इसलिए इमेज ये डिस्प्ले नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यूज़ क्रेडेंशियल यूज़ किया, तो जब तक हम यूज़र नेम पासवर्ड नहीं एंटर करते तो नहीं होगा ये। तो अभी ये हम एनोनिमस करके देखेंगे इसको, एनोनिमस, सो देयर इज़ नो एनीथिंग इज रिक्वायर्ड, बट हमारी इमेज क्रॉस डोमेन से नहीं है, क्योंकि ये सेम इसी डोमेन से इमेज आ रही है, तो यहाँ पे ये एट्रीब्यूट आपको एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये एट्रीब्यूट आपको तभी एप्लीकेबल होगा जब आप किसी दूसरे डोमेन से इमेज को लोड करना चाहते हो। ठीक है, सो दिस इज हाउ योर क्रॉस ओरिजिन एट्रीब्यूट इज वर्क। ओके, तो गाइस ये इमेज टैग के बारे में आपको मैंने डिटेल में बता दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और रही बात इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में भी ये सारी चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इमेज के बारे में ये जो यहाँ पे है, जैसे क्रॉस ओरिजिन लोडिंग, इसके बारे में भी आपको ज़्यादा पूछा जा सकता है HTML के। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा कि इमेज टैग किस तरीके से यूज़ करना है, और आप इसको किस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो आपके वेब पेज डिज़ाइन करने में, वेब पेज बनाने के लिए। ओके,
तो जो भी चीज़ आपको पढ़नी है आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा, ताकि आप बेहतर तरीके से उसके अंदर काम करोगे। और सिर्फ इंटरव्यू क्रैक करने के पर्पज़ से पढ़ना मत पढ़ो। एक बेहतर इंजीनियर बनना है, एक बेहतर स्किल आपके पास लाना है, इस हिसाब से पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप कौन से भी इंटरव्यू में पास हो जाओगे। ओके, सो डोंट वरी गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल बैक विथ some new video on some best topic. Thank you so much.